आज का टॉपिक आप सबने देखा होगा कि कौन सा डिस्कस करने वाला हूं मैं। आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फंडामेंटल राइट्स आपके पॉलिटी में एक जो ऐसा कह सकते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी इसको कहते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है जो आपको पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। आरएस 2024 में प्री में ये क्वेश्चन देखने को मिला। और जी हाँ, मैं भूल गया था, आई वेलकम यू एवरीवन इन दिस सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। छोटा सा कॉन्सेप्ट, हमारी जो सीरीज चल रही है अवसर, उसमें हम इसको डिस्कस करके डिकोड करेंगे कि आखिर गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज किसको कहते हैं, कौन से अनुच्छेद होते हैं। आइए फटाफट पता करते हैं और हम टाइम बचाते हुए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक बात मैं इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले आपको ये बता दूं कि ये मान के मैं चल रहा हूं कि आपने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को कभी ना कभी सुना होगा या उसके बारे में कभी ना कभी पढ़ा भी होगा। अब सबसे पहले ये बात आती है, सर एक बात बताओ, ये गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब किस रेफरेंस में ये बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको उस रेफरेंस के बारे में बताता हूं। देखो, क्योंकि आपने पूछा यही कि सर गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो गोल्डन ट्रायंगल की जब बात होती है तो दो बातों का ध्यान आपको रखना है, और हिंदी मीडियम वाले भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। भारतीय संविधान का जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो स्वर्णिम त्रिभुज। अब स्वर्णिम त्रिभुज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है स्वर्णिम त्रिभुज। और सबसे लेटेस्ट जो पूछा गया है वो कब पूछा गया है, आपके एग्जाम के आरएस प्री 2024 का जो पेपर था उसमें, उसी में अगर आप देखो तो जो मेंस हुआ आगे, तो मेंस में जहां तक मुझे अच्छे से याद है 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी सेक्शन में कि भाई गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सर कौन कौन से किसकी बात हो रही है, तो टॉपिक उसमें है, किस टॉपिक की बात हो रही है, तो आप कहोगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, या जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट की बात करें या जिसको आप क्या बोलते हो, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, ये टॉपिक आपका रहेगा। तो मौलिक अधिकार ही वो विषय है जहां पर आप ये कह सकते हो कि गोल्डन ट्रायंगल आपको देखने को मिलता है। और उसमें भी क्या, तो मौलिक अधिकारों में एक अनुच्छेद आपको मिलता है 14। दूसरा अनुच्छेद जो आपको मिलता है वो कौन सा मिलता है, अनुच्छेद, थोड़ा सा आप इसको देखोगे तो अनुच्छेद 19। और तीसरा जो आपको मिलता है वो कौन सा मिलता है, अनुच्छेद 21। तो आप देख लो 14, 19 और 21, ये तीनों मिलके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्डन ट्रायंगल बनते हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बनते हैं मैं अभी डिस्कस करूंगा, टेंशन की बात नहीं है कि बनते क्यों हैं, बट इतना समझ लो कि जो आपके 14, 19 और 21 है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज, इन्हीं को ही कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपका यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए कि सर कौन सा अनुच्छेद, 14, 19 और 21, क्लियर है यहां तक। अब 14 क्या बोलता है, आप सबको पता होगा, 14 बात करता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, या मैं कहूं राइट टू इक्वालिटी, किसकी बात करता है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। 19 में क्या है, आपको बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बोल सकते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या मैं कहूं अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी, शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर आपको 6 अधिकार मिलते हैं अलग अलग, है ना, 6 अधिकार मिलते हैं। कौन से मैं अभी डिस्कस भी करूंगा। और आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ विद, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विद डिग्निटी, इज्जत के साथ, राइट टू लाइफ, या फिर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो जीने का अधिकार, आपके जीवन का अधिकार आपको मिलता है अनुच्छेद 21 में। इसका मतलब कितने अनुच्छेद हो गए आपके पास, 3, 14, 19 और 21। पर इनको कहते क्यों हैं, वाई इट इज कॉल्ड द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका पहला आप ये समझिए कि जो 6 अधिकार आपको मिलते हैं, जैसे 14 की मैं बात करूं, आपने एक रफ आइडिया तो ले लिया होगा कि 14 में समानता की बात हुई। अब हुआ क्या, तो यहां पे 2 केस ऐसे हैं जो आपको समझने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से 2 केस हैं, देखो क्या हुआ कि ये मैटर अपने आप नहीं आया, कुछ चीजें ऐसे इस तरह से आई कि फिर वो आते ही चली गई, और फिर वो
इस तरीके से हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ केसेस आए। पहला केस आया ए.के. गोपालन केस 1950 का। कौन सा केस आया आपको ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड ए.के. गोपालन। अब इस केस में क्या हुआ, क्योंकि कई बार आपको पता होना चाहिए, सीधा क्वेश्चन यूपीएससी आरपीएससी में आपसे पूछेंगे। ए.के. गोपालन केस आया 1950 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली, क्या बोला सर्वोच्च न्यायालय ने? सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यह बोली कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 इनको एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, एक साथ नहीं है। और हुआ क्या था कि ए.के. गोपालन साहब को डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसके अंतर्गत जेल में डाल दिया था। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। किसके तहत शरण ली? अनुच्छेद 32 के तहत। आप सबको पता होगा मौलिक अधिकारों की रक्षा किसमें होती है? अनुच्छेद 32 में। तो 32 के तहत इन्होंने शरण की सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया सीधी सीधी बात है, आपका 14, 19 और 21 अलग अलग है, आपको इस मामले में किसी भी प्रकार का जो है रियायत नहीं मिल सकती और आपको जेल तो होगी। तो ए.के. गोपालन केस आपको याद रखना है, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक साथ ये नहीं पढ़े जा सकते, दे आर सेपरेट, दे आर सेपरेट। ये सेपरेट है अपने आप में। कौन? 14, 19 और 21। सर एक बात बताओ, ये साथ में जोड़ना, साथ में हटाना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी आपको समझ में आएगा, बस आप सुनते जाइए, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही शानदार केस आया, सबको पता है, दैट इज कॉल्ड मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस या मेनका गांधी जो वाद आया, उसमें तो आप कह सकते हो कि ऐसा जजमेंट आया कि मेनका गांधी केस या वाद कब हुआ था? 1978 में। अब इस केस को ध्यान से पढ़ना है आपको, यह केस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मेनका गांधी केस में क्या हुआ। मेनका गांधी आपको पता है कि एक टाइम पर बहुत गांधी परिवार से रिलेटेड है, फिर इनका जो पर्सनल इश्यू है वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली हम देखें हुआ क्या था। इनको विदेश यात्रा करनी थी। विदेश यात्रा में जब इनको करनी थी, देश से बाहर जाना था, तो पासपोर्ट, एयरपोर्ट पर इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और विदेश यात्रा करने से इनको रोका गया। यह बात याद रखना, फिर से रिपीट करता हूं, विदेश यात्रा करनी थी लेकिन विदेश यात्रा करने से इनको रोका गया। और जब विदेश यात्रा करने से इनको रोका गया तो हुआ क्या? पासपोर्ट इनका छीन लिया गया, पासपोर्ट इनसे ले लिया गया, गवर्नमेंट ने ले लिया। और क्या हवाला दिया कि पासपोर्ट एक्ट, पासपोर्ट अधिनियम जो है उसका उल्लंघन इनके द्वारा किया जा रहा है और इनको विदेश यात्रा करने पर अनुमति नहीं दी गई। ध्यान से सुनना, जब अनुमति नहीं दी गई तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शरण ली और सुप्रीम कोर्ट के शरण लेकर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने सीधे सीधे एक बात बोल दी, कमाल की बात। और कमाल की बात क्या? ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 में विदेश यात्रा करना भी मौलिक अधिकार है, विदेश यात्रा करना मेरा अधिकार है। ऐसी मांग किससे की? सुप्रीम कोर्ट से की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कोर्ट केस को देखा और देखने के बाद एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। और जजमेंट क्या दिया? जजमेंट दिया कि 14, 19 और 21 एक साथ पढ़े जाएंगे और ये इनसेपरेबल है, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता। जब भी आप पढ़ोगे 14, मतलब जिसका 21 वायलेट हो रहा है उसका 19 और 14 अपने आप उल्लंघन होगा। फिर से रिपीट करता हूं, जिसका 21 का उल्लंघन हो रहा है, जीने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसके 14 और 19 का उल्लंघन अपने आप ही होगा। पहले तो आपको ये दो केस समझने हैं, आई होप सबने समझ लिए होंगे। सर मुझे एक बात बताओ कैसे होगा, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अब ध्यान से सुनना, एक बात मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। 14 में है आपका समानता का अधिकार, कि आपको सबको समान रूप से कानून के समक्ष आप सब समान हैं, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति या किसी भी चीज से आप बिलोंग करते हो, आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, राइट टू इक्वालिटी आपको मिलता है। क्लियर है बात? 19 में आपको बोलने का अधिकार है, 6 अलग अलग प्रकार के अधिकार आपको मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आप अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब पहली बात आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, भारत में कहीं भी रह सकते हैं स्थायी रूप से, भारत में किसी भी प्रकार के व्यवसाय को कर सकते हैं, भारत में पीसफुल तरीके से आप एकत्रित हो सकते हैं बिना हथियारों के, ये भी आपका मौलिक अधिकार इसमें शामिल किया गया। और तो और मैं आपको ये भी कह दूं, जब ये अधिकार आपको मिले
तो जब मैं 21 की बात करूं जो आपको जीने का अधिकार देता है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार, जीते तो जानवर भी हैं लेकिन इज्जत के साथ जीने का अधिकार आपको मिलता है 21 में। अब इन तीनों को एक एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने कहा कि इनको एक साथ पढ़ना ही, अलग अलग नहीं है। 21 के उल्लंघन होने से कैसे 14 और 19 का उल्लंघन होता है, तो ध्यान से सुनो। मान लो एक कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता है, या मान लीजिए एक कॉलेज के अंदर, आप देखो ये कॉन्सेप्ट हर किसी को समझ में नहीं आता है क्योंकि एक दूसरे से बहुत ही महीन तरीके से जुड़ा हुआ है ये। तो मान लो एक कॉलेज में डिबेट कंपटीशन है, वाद विवाद प्रतियोगिता है। अब मान लो किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो 50 बच्चे, तो आपको क्या सोचना है ध्यान से यहां पर, अगर सारे बच्चों को वाद विवाद प्रतियोगिता में, डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अनुमति दी गई है, मतलब सभी को समान रूप से यह मौका मिला है, तो आर्टिकल अनुच्छेद अपने आप लागू होता है। क्या बात सही नहीं है बताओ? बिल्कुल सही है। अगर हर बच्चा इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है, चाहे वो पढ़ा हो, चाहे उसके नंबर ज्यादा हो, क्लास का टॉपर हो, मंद बुद्धि बच्चा हो, या वो बिल्कुल खराब हो पढ़ाई में, लेकिन अगर सबको मौका मिलता है तो अनुच्छेद 14 बिल्कुल लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनो अगली बात। 14 में सबको मौका मिला, 19 में बोला गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी, आप सब अपनी बात को रख सकते हो। तो आप ध्यान से सुनना, अगर 14 में सभी बच्चों को मौका मिला है, चाहे वो समझदार हो, कम हो, मंद बुद्धि हो, तो अनुच्छेद 14 लागू होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर वो सारे बच्चे अपने मन पसंद के टॉपिक पर बोल पा रहे हैं, किसी भय या किसी और चीज से डर कर नहीं होकर वो खुलकर अपनी बात रख पा रहे हैं, किसी विषय पे बोल पा रहे हैं, लेकिन उनको कॉलेज के कोड ऑफ कंडक्ट रूल को तो मानते हुए, उनकी आलोचना करते हुए, जो वो कानून के दायरे में रहकर जो बोलना चाहते हैं, अगर बोल पा रहे हैं, तो अनुच्छेद 19 भी ठीक तरीके से लागू हुआ, ऐसा आप कह सकते हो। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल बात सही है। और तीसरे बात पे आते हैं, 14 हो गया, 19 हो गया, 21 पे आते हैं। 21 में आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान से सुनो। जब वो बच्चा अपनी स्पीच दे रहा है या कुछ बोल रहा है, तो ऐसा ना हो कि दूसरे बच्चे उसकी बुलिंग कर रहे हैं, उसको ट्रोल कर रहे हैं, कुछ और उसको बोल रहे हैं या उनको धमकी दे रहे हैं, किसी प्रकार से उसको लग रहा है कि उसकी इज्जत या उसके बोलने के अधिकार पे कोई खतरा है, तब 21 पिक्चर में आता है। 14 कब? जब सारे बच्चों को उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। 19 कब? जब वो बच्चा जो सोच रहा है वो वही बोल पाएगा, किसी तरह की रोक टोक उस पर नहीं है, कानून के दायरे में। 21 जब उसको किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं हो, कोई ट्रोल उसको नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का उसको डर नहीं है। ये चारों चीजें एक तरह से कहें तो एक दूसरे जुड़ी हुई है, और मेनली अनुच्छेद कितने हैं? 3, 14, 19 और 21 एक दूसरे जुड़े हुए हैं, इनको अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। 14 अगर किसी का 14 वायलेट हो रहा है तो 19 21 तो अपने आप ही वायलेट होगा, 21 वायलेट हो रहा है तो 14 और 19 वायलेट होगा। तो इसका मतलब आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि भारत में भारतीय संविधान का जो स्वर्णिम त्रिभुज है, गोल्डन ट्रायंगल है, वो किसको बोलते हैं? 14, 19 और 21 को। और ऐसा किस लैंडमार्क जजमेंट में हुआ? मेनका गांधी केस 1978। एयरपोर्ट पे जा रही थी, इनको रोक लिया, और यहीं से ये केस निकल कर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, में टिप, एक बोनस देके जाता हूं, विदेश में यात्रा करना भी आपका एक मौलिक अधिकार है। राइट टू ट्रैवल फॉरेन और अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट। तो आपके लिए तो बहुत ही मजे हो गए, क्योंकि यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं इस सीरीज में लेके आऊंगा। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।